everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं NSE, that is National Stock Exchange of India के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडेक्सेस के बारे में, जिसमें हमने निफ्टी, सेंसेक्स और पता नहीं कितने सारे इंडेक्स देख लिए डिफरेंट नेशंस के भी. यहां हम देखेंगे वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज जिसने एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकाला है. कौन से वाला आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. जल्दी से बताइए मुझे, एनएससी ने निफ्टी निकाला है या सेंसेक्स निकाला है? जल्दी बताइए. चलिए तब तक मैं आपको ये बताती हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ऑनलाइन क्या मतलब? एक प्लेटफॉर्म है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है. किसी को खरीदनी है सिक्योरिटीज, वो यहां जाएगा. किसी को बेचनी है सिक्योरिटीज, वो यहां जाएगा. तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मार्केट. ठीक है, मंडी की तरह, सब्जी मंडी की तरह. अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था आपको. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर इसके साथ बीएससी को भी काउंट कर सकते हो. दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पर ये स्टॉक एक्सचेंज ने क्या क्या चेंजेस लाए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया सबके लिए, क्यों बीएससी के साथ इसको देखे जाने लगा जबकि बीएससी तो सबसे पुराना था, क्यों इसने इतनी जल्दी अपनी इंपॉर्टेंस बना ली, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट, मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा एक्सचेंज. चलिए दोबारा से ये बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले तो लेटेस्ट वाला है, सबसे ज्यादा मॉडर्न है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज है. इसकी स्पेशलिटी यही है. व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट लाइन में ही ये चीज क्यों लिखी होगी? क्योंकि इसकी स्पेशलिटी यही है, ये सबसे मॉडर्न है, सबसे बढ़िया टेक्निक, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है. क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं. अभी पहले ये बोलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं कि कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कब इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए. तो इट सेज एनएससी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1992. आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा ही नहीं हुए होंगे, मैं भी नहीं हुई थी. हाँ, तो 1992 में इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड उसे एज अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्निशन मिली अप्रैल 1993 में. यहाँ पे भी मैं पैदा नहीं हुई थी, आप भी नहीं होंगे. ऐसे ही याद किया कीजिए. डेट्स को कभी भी याद करना हो, ईयर्स को कभी भी याद करना हो, अपनी बर्थ ईयर से उसको कनेक्ट कर दो, कभी नहीं भूलोगे. एक ट्रिक है ये याद करने की. इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया था 1992 में, लेकिन इसको ऑलमोस्ट एक साल लगा रिकॉग्निशन मिलने में. तो 1993 अप्रैल में इसको रिकॉग्निशन मिल गई. चलिए, इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1994. भाई अब ऐसा थोड़ी ना है कि रिकॉग्निशन जिस साल में मिलेगी उसी साल शुरू कर देंगे. इसने भी बोला थोड़ा चिल करते हैं, आराम से शुरू करेंगे. तो इसने 1994 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे विथ ट्रेडिंग ऑन द होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट. 1994 में इसका मेजर काम क्या था? डेट मार्केट सेगमेंट था, मतलब होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट. मतलब इसने इनिशियली इसमें अपना कदम रखा था. देखिए, जब भी कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एकदम से सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं लॉन्च कर देता है, वो आहिस्ता 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 ग्रो करता है. अगर आपके पापा बिजनेसमैन हैं, वो 10 चीज़ें बेचते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ से शुरुआत की होगी, वो अच्छी बिकी होगी, तो उन्होंने और एक्सप्लोर कर करके 10 चीज़ें ऐड करी हैं. एक साथ आप 10 चीज़ों का रिस्क नहीं लेते हैं. सेम वे में एनएससी ने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ों का रिस्क नहीं लिया. उसने बोला हम शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, और वही सेगमेंट उन्होंने चुन ली थी. उसके बाद सब्सिक्वेंटली इट लॉन्च द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन नवंबर 1994. जब इनको समझ में आया कि ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो 1994 में इन्होंने बोला चलो अपन कैपिटल मार्केट को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन पढ़ने का टॉपिक है, राइट. As a trading platform for equities and the futures and options segment in June 2000 for various derivative instruments. Okay. यहाँ पे वो आएगा. ठीक है,
अब देखिए ये लाइन ना आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है और ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। ये ऐसे ही वर्ड्स नहीं लिखे हुए, इनके मतलब होते हैं, ये टाइप्स हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ के। बट आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको एज इट इज़ रटना पड़ेगा, और मैं अभी आपको समझाऊंगी भी नहीं। रीज़न बीइंग ये थोड़े बड़े लेवल की चीज़ है, 12th में इनका ना कोई काम है, बस एज इट इज़ लिख देना, काम चल जाएगा। बस ये समझ लो कि ये चीज़ें आपको फ्यूचर में पढ़नी पड़ेंगी अगर आप कॉमर्स फील्ड में गए, स्पेशली आप स्टॉक मार्केट से कहीं पे भी रिलेटेड हो या फाइनेंस से कहीं पे भी रिलेटेड हो। थोड़े से टिपिकल हैं, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, बट एक बार समझ में आ गई कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी लगेंगे। बट अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ याद कर लेना। हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री तो वैसे ही याद करते हैं, तो बस कर लेना, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई हमारी कि हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कैसे बन गया स्टॉक एक्सचेंज, या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज कैसे बन गया, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। साथ में इनकॉर्पोरेट हुआ था ये कौन सी ईयर में? 1992 में। एंड स्टॉक एक्सचेंज का रिकग्निशन इसको मिला 1993 में, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए 1994 में, लेकिन पहले होलसेल डेट मार्केट में किए, और 1994 नवंबर में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए कैपिटल मार्केट में। फिर खिंचते 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 जून 2000 में डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किए इन्होंने। लेकिन डेरिवेटिव्स का मतलब आपको नहीं पता है, सो एज इट इज़ याद करना। जिन चीज़ों का मतलब नहीं पता होता है ना, उनको रटने में भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने कहीं पर भी एक वर्ड इधर से इधर कर दिया ना, वो हो जाएगी खराब बात। तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से रिमाइंडर बिठा लीजिए अपने दिमाग में, काइंड ऑफ, ठीक है। आगे अगर एनएससी के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं एनएससी हैज सेट अप अ नेशन वाइड फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, याद करो वो वीडियो जहां पे मैंने आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाया था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज ऐसा था कि लोगों से भरा हुआ था, जहां पे लोग कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ लोग और लोग ही खड़े हुए थे। वो था पुराना सिस्टम। और उसके साथ ही मैंने आपको एक ऐसी भी फोटो दिखाई थी जिसमें हर एक तरफ बस कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, एक इंसान इंडिविजुअल बैठा और उसके सामने 7 कंप्यूटर ऐसे लगे हुए हैं। ये है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये सारी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है स्टॉक एक्सचेंज में, एंड एट द सेम टाइम ये फुल्ली ऑटोमेटेड वे में काम करता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई है। सो इट सेज NSE has set up a nationwide fully automated screen based trading system. What is screen based trading system? जब आप स्क्रीन पे देखते रहते हो, प्राइस ऊपर हुआ नीचे हुआ, ऊपर हुआ नीचे हुआ, और उसके बेसिस पे एक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रीन को देख देख के ट्रेडिंग करना। ये लेमेंस लैंग्वेज में समझा रही हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इतना आपके लिए काफी रहेगा। सो NSE ने नेशन वाइड फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम स्टार्ट करा। NSE was set up by leading financial institutions, banks, insurance companies and other financial intermediaries. ये बोलते हैं यार NSE खोलने का सोच किसके दिमाग में आया, मतलब किसने सोचा इतना बढ़िया कि ऐसा कुछ बड़ी, मतलब ऐसी कोई स्टॉक एक्सचेंज बनानी चाहिए। तो ये बोलते हैं ये एक इंसान का वो नहीं था, ये बहुत सारे लोगों की मिली भगत थी। कौन कौन से लोग? जो भी लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। भाई जो लीडिंग नहीं होंगे वो तो वैसे ही अपने ही खर्चे वो नहीं कर पा रहे होंगे, वो कहाँ सोचेंगे इसके बारे में। तो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इन लोगों ने मिलके NSE के बारे में सोचा, और ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट भी कर दिया। देन दे से इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स who do not directly or indirectly trade on the exchange. ये बोलते हैं कि इसको मैनेज कौन करता है? NSE बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया की ट्रांजैक्शंस देखता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसको मैनेज करने के लिए बड़े लेवल के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, एंड ऐसे लोग जो खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे हों एक्सचेंज के थ्रू। क्यों बोला ऐसा?
भाई देखो, मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही हूँ, जितनी ऊपर नीचे की न्यूज़ हैं कंपनी की हैं सारी मेरे तक तो आराम से आ जाएंगी। तो ऐसे में मैं अपना भला तो आराम से कर सकती हूँ। कोई कंपनी है जो मुझे पता है अभी बहुत बूस्ट करने वाली है, फट से जाके शेयर्स खरीद लूँगी। इनसाइडर ट्रेडिंग वाली चीज़ हो जाएगी ना। पता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? नहीं पता तो पता लगा लो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उस पर ऑलरेडी, ठीक है। सो ये चीज़ ना हो तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल्स को मैनेजर्स की पोस्ट पर रखें या फिर मैनेज करने के लिए रखें जो कि खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो। The trading rights are with the trading members who offer their services to the investors. Leave this point. Then they say the board of NSE comprises senior executives from promoter institutions and eminent professionals without having any representation from the trading members. Okay. ये बोलते हैं एनएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, बोर्ड मेंबर्स कौन है, तो ये बोलते हैं एमिनेंट प्रोफेशनल्स, मतलब बढ़िया प्रोफेशनल्स जिनका बहुत बढ़िया नाम है और बहुत सब कुछ है, वो लोगों को रखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये किसी इन्वेस्टर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे मानिए कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा इंश्योर किया हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिसेस इनके यहाँ पे नहीं हो। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो उसे ही हम हायर कर लेंगे। और आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व भी हो तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ की पूरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी बीइंग एन इनसाइडर, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो वहाँ की पूरी खबर तो आपको रहेगी रहेगी। तो आप उस इंस्टीट्यूशन में रह के ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए मना भी किया हुआ है। और बोर्ड भी, मेंबर्स भी ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि ट्रेडिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो और ना ही रिप्रेजेंटेटिव बन के आए किसी इन्वेस्टर के, कि अंबानी ने भेज दिया, टाटा ने भेज दिया, इसने भेज दिया, उसने भेज दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो एनएससी के बारे में ये बोलते हैं। देन ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि एनएससी है क्या, उसने क्या नए फीचर्स लाए, उसने क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की और वो किस तरह से वर्किंग करती है, क्या उसका सिस्टम है, क्या वो इंटरनल्स को कितना प्रेफरेंस देती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएससी। एनएससी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे एनएससी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि वो किस इंटेंशन से इस पर्टिकुलर रेस में कूदी थी। तो देखते हैं हम, ये बोलते हैं एनएससी वाज सेट अप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। एनएससी इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेटअप किया गया था। फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे दो चीज़ें मेन हैं, एक नेशन वाइड, दूसरा ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए अभी तक क्या था, चीज़ें चल रही थी, बीएससी भी था, वो भी देख रहा था बहुत सारी चीज़ें, बट एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे सेंट्रली कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा हो। मैं ये बोल के बीएससी का क्रेडिट कम नहीं कर रही हूँ, बट समवॉट एक और एडिशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट तो थी। बीएसई वाज परफॉर्मिंग फाइन, बट एक और स्टेट उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जो सारी सिक्योरिटीज में डील करे और पूरे नेशन के लिए वर्क करे। मतलब वो रीजनल वाला फैक्टर हटा के कि 2-4 एरिया के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, 10-15 एरिया के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। इन्होंने बोला हम पूरे इंडिया के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं। तो पूरे इंडिया के लिए एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एनएससी की मदद से, या एनएससी के रूप में वी कैन से। तो इसमें बंदा जम्मू का हो, आसाम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, आंध्र प्रदेश का हो, या फिर तमिलनाडु का हो, तमिलनाडु इधर सॉरी, या फिर केरला का हो, या फिर गुजरात का हो, किसी भी एरिया का इंसान हो वो यहाँ से ट्रेडिंग कर सकता है। और मैक्सिमम कंपनीज जो भी अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं वो एनएससी या बीएससी में अपने शेयर्स को लिस्ट ज़रूर करती है, क्योंकि तभी तो उसकी रीच बढ़ेगी ना। मैं बोलूँ आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो,
आप किन लोगों को पढ़ा पाओगे? मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं किन लोगों को पढ़ा पाऊंगी? जो भोपाल में रहते हैं, जो विद इन रहते हैं, भोपाल में भी कहीं आसपास रहते हैं तो ही आ पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ तो समटाइम्स आई गेट मैसेजेस फ्रॉम पाकिस्तान, समटाइम फ्रॉम नेपाल, समटाइम फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही आते हैं। तो मतलब रीच क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही था कि रीजनल जब तक स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे तब तक उनकी रीच भी रीजनल ही रहती थी। नाउ इट्स अ सेंट्रल वाला, पूरे इंडिया के लिए, नेशन वाइड, तो इसकी रीच भी पूरे इंडिया तक बढ़ गई। सो नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की एंड साथ में सारी सिक्योरिटीज के लिए, हर तरह की सिक्योरिटीज के, टिपिकल एक सिक्योरिटी के लिए ये चीज नहीं की गई। देन दे से ensuring equal access to investors all over the country through an appropriate communication network। ये बोलते हैं हमारे लिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, आप अंबानी होंगे, आप टाटा होंगे, आप नॉर्मल पोपली होंगे, ठीक है, तब भी सबको एक ही नजर से देखा जाएगा। जो भी पैसे ला रहा है, इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी शेयर्स बेचना चाहता है, एवरीबडी विल बी प्लेस्ड इक्वली, एवरीबडी विल बी कंसिडर्ड इक्वल। तो हर एक इंसान को इक्वल एक्सेस मिलेगी, हर एक इन्वेस्टर को इक्वल एक्सेस मिलेगी, और कम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने बहुत क्लासिक रखा है। देन दे से providing a fair, efficient and transparent securities market using electronic trading system। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि किसी भी चीज़ में डिजिटलाइजेशन आ जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है। पहले आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते थे, ऑफलाइन काम होता था, सारा रजिस्टर्स पे काम होता था, वो आपसे मुंह मांगी कीमत ले लेते थे छोटा सा काम करने के लिए। आज आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है, इंटरनेट की मदद से होता है, साइट्स पे होता है। आई कि नहीं आई ट्रांसपेरेंसी? तो वो बात अलग है, वो और इंटेलिजेंट है, उन्होंने उसमें भी कोई वो ढूंढ लिया है ब्राइब लेने का तरीका, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में ट्रांसपेरेंसी आई कि नहीं आई? आई ना। तो जब भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाती हैं या डिजिटलाइज फॉर्मेट में जाती हैं तो उसमें आपकी दिस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो ही जाती है। तो जैसे एनएससी ने आपको एक फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के फॉर्मेट में। देन दे से enabling shorter settlement cycles and book entry settlements। shorter settlement cycles बना दिए इन्होंने and at the same time book entry settlements भी बहुत सिंपल कर दी हैं और enable कर दिया है। then meeting international benchmarks and standards। आज तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं हुआ था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतर सके। सारे रीजनल थे, इतु से चलते थे, छोटी छोटी उनकी मांगे थी, छोटे छोटे उनके मार्केट बेस थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। बट एनएससी के आते ही पिक्चर चेंज हो गई। एनएससी ने बोला हम वर्ल्ड क्लास कुछ बनाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स पे ये खरा उतरा और इसने कुछ बढ़िया बना के दिखाया। सी ये सारी चीज़ें आई डोंट नो पढ़ने में तुम लोगों को कैसी लग रही होंगी, लेकिन अगर तुम कभी इसका प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल सीखोगे, प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों में जाओगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत मज़ा आता है। तो आगे चल के, अभी तो नहीं, आगे चल के कभी ट्राई ज़रूर करना। सो ऑब्जेक्टिव्स में एनएससी सिर्फ इतना ही बोलता है, बट क्या यहाँ पे एनएससी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, हम उसके बारे में पूरा ज्ञान देंगे, बेटा वेट करो। सो एनएससी के मार्केट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिक्योरिटीज या कौन कौन से सेगमेंट्स में एनएससी वर्क करता है। शुरुआत होती है यहाँ से। देखिए, अभी हमने बात की एनएससी की हिस्ट्री के बारे में, राइट? हमने उसमें क्या बोला कि एनएससी जब पिक्चर में आया था तो इनिशियली वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेके आया, उसने सेगमेंट वाइज इंट्रोडक्शन किया अलग अलग चीज़ों की। जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट सेगमेंट था उसका होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट। नाम आपको बहुत भयंकर लग रहा होगा, लेकिन जब कंटेंट पढ़ोगे ना बहुत सिंपल लगेगा। बोलोगे यार ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने। आपको मैंने डेट मार्केट के बारे में बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि डेट सिक्योरिटीज में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं। हम मनी मार्केट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं
एनएससी के मेजर 2 सेगमेंट्स हैं। एनएससी के परफॉर्मेंस के मेजर 2 सेगमेंट्स हैं, जिनमें से हमारा फर्स्ट सेगमेंट है होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट सेगमेंट। पहले हम इसी के बारे में बात कर लेंगे, रीजन बीइंग ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये सेगमेंट किन सारी सिक्योरिटीज में डील करता है उसके बारे में बात हो रही है। द कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑफ एनएससी प्रोवाइड्स an efficient and transparent platform for trading in equity, preference shares, debentures, exchange traded funds as well as retail government securities। अब मैं आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बताती हूँ पहले, बिफोर एक्सप्लेनिंग यू एनीथिंग। देखिए, जब अगर क्वेश्चन आए कि एनएससी के सेगमेंट्स के बारे में बात करो, ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाना कि एनएससी के 2 सेगमेंट्स हैं। वन इज wholesale debt market segment, another one is capital market segment। उसके बाद कैपिटल मार्केट सेगमेंट के नीचे लिखिएगा कि डील्स इन इक्विटी, डिबेंचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, अगर कभी फुल ना लिखना हो तो ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो वो उतना फ्लो चार्ट बना के उसके नीचे आप लिखेंगे ये सारी चीजें जो कि आपको दर्शाएंगी कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ये सारी सिक्योरिटीज कवर होती हैं। और अब हम पढ़ेंगे होलसेल डेट मार्केट की सेगमेंट की सिक्योरिटीज, तो वो आप इस साइड लिख दीजिएगा, मतलब उसके नीचे लिख दीजिएगा, एंड उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना। सो एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्ट फ्लो चार्ट जो कि प्रॉपर वे में बनना चाहिए, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन फ्लो चार्ट को ही एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ हम पढ़ते हैं, ये बोलते हैं कैपिटल मार्केट में वो बेसिकली डील करता है इन सारे प्रोडक्ट्स में। ऐसे मानिए कि एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जो कि मुझसे बिलोंग करता है। आई एम द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सारा हटा दो ना, कौन सा बोल पाएंगे आप घर पे बैठे बैठे। एनीवेज मैं हटा ही देती हूँ। सो ये एक एरिया है जो कि मुझसे बिलोंग करता है। आई एम द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। वाओ, आई एम सो रिच। अब मैंने सोचा कि इस एरिया को ना मैं मार्केट्स में कन्वर्ट करती हूँ। इस एरिया को मैं मार्केट्स में कन्वर्ट करती हूँ। मार्केट के लिए शॉप्स बना दूंगी, लोग आएंगे वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और मेरे को रेंट दे के जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा ख्याल है आपके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में। तो मैंने एक मार्केट यहाँ पे खोला, किसका? क्लोथ्स का, ठीक है। एक मार्केट मैंने किसका खोला? क्लोथ्स का। ये सारी शॉप्स हैं जो क्लोथ्स की खुली हुई हैं। दूसरा मैंने बोला यार, लोग शॉपिंग करने आते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं? जो लोग दिन से शाम तक की शॉपिंग करते हैं, जब किसी के घर पे शादी होती है तो वो दिन से शाम तक की शॉपिंग करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको 4 बार भूख लगती है, आपको कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने बोला कि जो दूसरी तरफ का एरिया है, क्यों ना इसको मैं हॉकर्स को दे दूँ। वो अपने लिए क्या कर लेंगे, स्टॉल्स लगा लेंगे और खाना बेचेंगे। तो जो भी शॉपिंग करने आ रहा है, शॉपिंग करेगा, खाना खाएगा, शॉपिंग करेगा, खाना खाएगा। और जैसे कई बार हम लोग अपने घर के लड़कों को, आदमियों को भी लेके जाते हैं शॉपिंग पर, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं शॉपिंग कराते कराते, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा, वो वहाँ पे बैठ के सुट्टा वुट्टा जो भी करना वो कर लेंगे। राइट, करना गलत बात होती है, बहुत गलत बात होती है। तो ये क्या बोलते हैं कि एक तरफ क्लोथ्स की शॉप्स हैं और एक तरफ खाने की शॉप्स हैं। मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे 2 अलग अलग तरह की क्या बनाए हैं, मार्केट्स बनाए हैं। एक जहाँ पे क्लोथ्स बिक रहे हैं, दूसरे जहाँ पे खाना बिक रहा है। एनएससी ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। यहाँ पे मेरी जगह आप मान लीजिए एनएससी को,
एनएससी ने 2 मार्केट्स बना लिए, मतलब 2 सेगमेंट्स बना लिए। एक सेगमेंट में ये बेच रहे हैं इनके होलसेल डेट मार्केट वाली सिक्योरिटीज को, और दूसरे सेगमेंट में ये बेच रहे हैं कैपिटल मार्केट वाली सिक्योरिटीज को। कैपिटल मार्केट में वो जो खाना है, खाने में क्या क्या बेच रहे हैं? इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑन द अदर साइड यहां पे ये क्या बेच रहे हैं, मुझे हटाना पड़ेगा ये, यहां वो बेच रहे हैं वाइड रेंज ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फोकस ऑन दिस वर्ड, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिनसे आपकी इनकम आना गारंटेड बात है। जैसे कि मैंने किसी को लोन दिया है, ठीक है, मैं बैंक जैसा काम करती हूँ, तो मैंने किसी को लोन दिया है। अब मैंने उससे बोला कि भाई तू प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे 10 साल बाद दे दियो, लेकिन हर महीने कायदे से मेरे को 10,000 रुपये दे के चाहिए। और वो बहुत सिंसेयर इंसान है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने देख के, मतलब किसी को लोन देना ही है तो देख के ही दूंगी ना, सिंसेयर होगा तभी तो उसे लोन दूंगी। तो उसने मुझसे लोन लिया है 10 साल के लिए, लेकिन कायदे से वो 10,000 रुपये मेरे यहाँ पे हर महीने दे के जाता है। तो ये मेरी क्या है? फिक्स्ड इनकम है, जो कि गारंटेड है कि मुझे मिलेगी ही मिलेगी। अब ये किन में मिलती है? ये मिलती है डेट सिक्योरिटीज़ में। जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो, जब आप फॉर से मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटीज़ ले लो, ना सिर्फ बॉन्ड, तो इसमें गारंटेड रहता है कि आपको इनकम आनी ही आनी है। तो ये उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डील करता है जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम आनी ही होती है। दैट इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, state development loans, bonds issued by public sector undertakings, floating rate bonds, zero coupon bonds, index bonds, commercial paper, certificate of deposit, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन सारी चीज़ों से आपको इनकम आनी निर्धारित होती ही है। वैसे मैं म्यूचुअल फंड्स नहीं बोलूँगी इसमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कभी कभी नेगेटिव में भी चले जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पोर्टफोलियो। आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, मेरे कभी बहुत हाई, मतलब म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी हाई रेट रहते हैं, काफ़ी बार वो ड्रॉप भी हो जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को मत लिखिएगा यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में आती हैं, जो एनएससी क्या करता है, अपने एक पर्टिकुलर मार्केट में चलाता है। सो बेसिकली एनएससी 2 सेगमेंट्स में डील करता है। उसने अपने मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट और दूसरा इज कैपिटल मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट में इक्विटी, डिबेंचर्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और होलसेल में फिक्स्ड इनकम वाली चीज़ें आती हैं। अब मैं ये फिक्स्ड इनकम पे इसलिए ज़्यादा वो फोकस कर रही हूँ, रीज़न बीइंग ये कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए और आपको अपने आंसर में लिख के भी आना है। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, वाइड रेंज की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डील होती है, और नाम उसके नीचे सारे लिखे हुए हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट को डिवाइड करेंगे। अगर आपको पाई चार्ट बनाना हो या पाई डायग्राम बनाना हो, वो भी आप बना सकते हो। तो ये इस तरह से 2 सेगमेंट्स में डीलिंग होती है पूरे एनएससी की। चलिए अब क्या, अब इस वीडियो में हमने पढ़ लिया एनएससी होता क्या है, एनएससी की हिस्ट्री के बारे में बात की, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की, एंड लास्टली हमने बात की एनएससी के सेगमेंट के बारे में, मार्केट सेगमेंट के बारे में। नाउ दिस वीडियो इज ओवर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीएससी के बारे में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो वो आपको मिल जाएंगे उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है, आप अपने कमेंट्स लिख के बता सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।